नमस्कार। आज हम एक खास दस्तावेज को समझने की कोशिश करेंगे। ये दस्तावेज इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम की एक दवा C3 के बारे में है, जो कि एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है। तो सबसे पहले ये सवाल, क्या ये मुमकिन है कि कोई एक दवा 150 से भी ज्यादा अलग अलग बीमारियों का इलाज कर सके? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही वो दावा है जो इस दस्तावेज के केंद्र में है, और आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। हाँ, एक जरूरी बात, हमारा मकसद यहाँ सिर्फ ये बताना है कि इस दस्तावेज में क्या लिखा है। हम किसी भी जानकारी का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं, बस उसे जैसा है वैसा आपके सामने रख रहे हैं। तो आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, सबसे पहले C3 का परिचय लेंगे, फिर इसके काम करने के दो मुख्य तरीकों यानी प्राथमिक और द्वितीयक प्रभावों को जानेंगे। उसके बाद हड्डियों, ग्रंथियों और आनुवंशिकता पर इसके बताए गए असर को देखेंगे, और फिर बीमारियों की उस लंबी लिस्ट पर नजर डालेंगे, और आखिर में इन सबको मिलाकर C3 की एक प्रोफाइल तैयार करेंगे। ठीक है, तो चलिए गहराई में उतरते हैं। स्रोत के मुताबिक C3 के काम करने के दो मुख्य दायरे हैं। तो दस्तावेज कहता है कि C3 का जो पहला और सबसे बड़ा असर है वो त्वचा पर होता है, चाहे वो अंदरूनी त्वचा हो या बाहरी। और इसका जो दूसरा असर है वो पाचन तंत्र पर पड़ता है, मतलब एक प्राइमरी एक्शन और एक सेकेंडरी। अच्छा, त्वचा और पाचन के बाद अब आते हैं उस पहलू पर जिसे स्रोत में C3 की सबसे खास भूमिका बताया गया है, और वो है हमारी हड्डियों के सिस्टम पर इसका असर। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए, प्रमुख औषधि। ये एक बहुत बड़ा दावा है, मतलब इस सिस्टम में हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए C3 को बहुत अहम माना गया है। पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करती है? इसके काम करने के तरीके को समझने के लिए हमें एक शब्द समझना होगा, पेरिओस्टियम। ये हमारी हड्डी के ऊपर की एक झिल्ली या परत होती है। तो ये जो पेरिओस्टियम है, ये मामूली चीज नहीं है। ये हड्डियों तक खून पहुंचाता है, चोट लगने पर दर्द का एहसास कराता है, हड्डी की मरम्मत में मदद करता है और उसे मजबूती भी देता है। और स्रोत का दावा यही है कि C3 सीधे इसी खास परत पर अपना असर दिखाती है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। त्वचा, पाचन और हड्डियों के अलावा ये दस्तावेज दो और बड़े क्षेत्रों की तरफ इशारा करता है, और वो हैं ग्रंथियां यानी ग्लैंड्स और आनुवंशिकता। तो यहाँ देखिए, एक तरफ तो ये दस्तावेज कुछ खास बीमारियों का नाम लेता है, जैसे लिम्फ ग्रंथियों का TB और घेंगा, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत व्यापक बात कही गई है कि इसका इस्तेमाल कई आनुवंशिक रोगों में भी होता है। हालांकि वो कौन से रोग हैं ये नहीं बताया गया है। और अब हम आते हैं इस दस्तावेज के शायद सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर, वो विशाल लिस्ट जिसमें उन बीमारियों का जिक्र है जिनके लिए C3 को एक दवा के तौर पर बताया गया है। 150 से ज्यादा। जी हाँ, ये नंबर ही अपने आप में इस दवा के बताए गए दायरे को दिखाता है। अब इसके इस्तेमाल का तरीका समझने के लिए इस टेबल को देखिए। एक पैटर्न साफ नजर आता है। बीमारी चाहे लिवर कैंसर हो, ठीक ना होने वाला कोई घाव हो या फिर हड्डी का TB हो, C3 को ही मुख्य दवा के तौर पर रखा गया है, जिसके साथ एक सहायक दवा भी दी जाती है। चलिए अब जरा इस लिस्ट की चौड़ाई को महसूस करने के लिए कुछ बीमारियों पर जल्दी से नजर डालते हैं। इस लिस्ट में हृदय के कैंसर से लेकर रीढ़ की हड्डी के टेढ़ेपन, ओवेरियन सिस्ट से लेकर होंठ के कैंसर तक, और कोलन कैंसर से लेकर मेलानोमा जैसी त्वचा की गंभीर बीमारियों तक सब कुछ शामिल है। ये बस एक झलक है, ये दिखाने के लिए कि दस्तावेज में C3 का दायरा कितना विशाल बताया गया है। ऐसा लगता है जैसे शरीर का कोई सिस्टम इससे अछूता नहीं है। तो इस सारी जानकारी के बाद अगर हमें C3 की एक प्रोफाइल बनानी हो, इसका एक सार निकालना हो, तो वो क्या होगा? कुल मिलाकर ये स्रोत C3 को एक ऐसी दवा के रूप में दिखाता है जिसका प्राथमिक असर त्वचा पर है, द्वितीयक पाचन पर, जो हड्डियों के लिए एक मुख्य दवा है, ग्रंथियों पर भी काम करती है, और यहाँ तक कि आनुवंशिक बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल बताया गया है।